पूर्व मंत्री के खिलाफ जो कार्रवाई हुई पार्टी के स्तर पे वो कई सवालों के घेरे में है। सवाल तो होना ही चाहिए। ये तो बड़ा ही अजीब है कि आप अचानक से मतलब इतने लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस समय कोई सूद नहीं लिया, इतना प्रताड़ना चल रहा है हमारा, लगातार पुलिस केस करते रह रहे हैं। साथ साथ केस में पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू जी के साथ पूरे उनके साथ जो रैयत है उन लोगों पे केस मुकदमा जेल सब कंटिन्यूस होते रह रहा है। पार्टी पिछली बार कुछ बेहतर प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाई, सीटें एक भी नहीं मिल पाई थी आपको। इस बार क्या चांसेस? देखिए पार्टी देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। काफ़ी बड़ी गहमा गहमी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी या असम को लेकर के है। उन्हीं में से एक राज्य पश्चिम बंगाल में भी पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में कांग्रेस प्रमुख भूमिका निभा रही है पश्चिम बंगाल में। वहाँ की सह प्रभारी अम्बा प्रसाद झारखंड में कांग्रेस की विधायक भी रह चुकी हैं। सुर्खियों में है इन दिनों झारखंड में। किन चीज़ों को बहुत सारे दर्शक आप शायद समझ रहे होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़ झारखंड में उनकी चर्चा क्यों हो रही है, उनसे ही जानेंगे। हमारे साथ हैं अम्बा प्रसाद, पूर्व विधायक, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी। अम्बा जी, बहुत बहुत शुक्रिया और समय देने के लिए। और सबसे पहले तो चर्चा यही, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो फिर झारखंड में। बिल्कुल, अभी तो क्योंकि फेस्टिवल है, रामनवमी है, तो हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहते हैं, तो इसलिए अभी तो झारखंड में है। और हम लोग गए थे स्क्रीनिंग कमेटी में, हम लोग बैठे थे, सभी विधानसभा का एक एक विधानसभा कर करके हम लोग प्रभारी और तमाम जो पदाधिकारी हैं संबंधित उनके साथ बैठ के हम लोग सबका मतलब सबका ओपिनियन ले रहे थे और ये सारा चीज़ हम लोग करके आए हैं। और कई चीज़ें और बाकी हैं जो एक मतलब हम लोग का CWC का बैठक होगा, उसके बाद फिर हम लोग बंगाल में काम करना उस तरह से शुरू करेंगे जो कैंडिडेट के ऊपर है। तो कैंडिडेट डिक्लेयर होने के लिए अभी थोड़ा दिन है। CWC का बैठक जैसे ही होगा, हमको लगता है आज कल में हम लोग का मीटिंग कॉल हो सकता है, तो वही है। पार्टी पिछली बार कुछ बेहतर प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाई, सीटें एक भी नहीं मिल पाई थी आपको। इस बार क्या चांसेस? देखिए पार्टी अब पहले वहाँ पे बंगाल में हम इंचार्ज नहीं थे, अभी इंचार्ज हैं। और हम जो वर्कर है उसका भावना यही था कि हमें अकेले लड़ना है। और सभी लोग अभी काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, सभी लोग मोटिवेटेड हैं इस चुनाव को लेके, क्योंकि वो लोग सब अकेले लड़ना चाहते थे। क्योंकि बहुत सारे जगह पे अकेले नहीं लड़ने की वजह से भी संगठन कमज़ोर हो जाता है, और संगठन कमज़ोर होने की वजह से सब लोग इधर उधर और फिर कुछ लोग मतलब डीएक्टिव हो जाते हैं। तो अभी फिर से लोग एक्टिवेट हो गए हैं, सब लोग चाहते हैं कि चुनाव यहाँ पे जीते। अब अभी कुछ दिन में कैंडिडेट का लिस्ट जारी होगा और पहले से तो बेहतर होगा जो भी होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि देखिए बंगाल में वहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और वो लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति पे ध्यान देते हैं। और इस बार तो बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस तो सबके दिल में है। आपको पता है कि बंगाल में कांग्रेस ही था जो कांग्रेस TMC में बदल गया। कांग्रेस TMC में बदल गया, लेकिन विचारधारा कुछ मतलब विचारधारा वही है, लेकिन वहाँ पे TMC में उस विचारधारा को ये लोग फॉलो नहीं करते। वहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से गुंडागर्दी, करप्शन और कई तरह के इस तरह के मामले आए हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो अभी जो स्थिति है उसमें तो कांग्रेस का अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। TMC के मुकाबले, चाहे बीजेपी के मुकाबले, किसके मुकाबले आप लोग लगता है इस चुनाव में आप बेहतर कुछ करने की स्थिति में होंगे? देखिए जैसा कि हमने बोला कि अभी बीजेपी पे लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि इतना सारा चीज़ हो रहा है। अभी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी बंगाल के लोग काफ़ी
अवेयर रहते हैं। मतलब एक अगर गुमटी में बैठ के कोई चाचा जी पान भी बेच रहे हैं तो उनको भी पता है कि नेशनल इशू क्या है, इंटरनेशनल इशू क्या है। यहाँ पे भले कई चीज़ें हैं जो वो जानते हैं और वो अपडेटेड रहते हैं, वो हम भी अपडेटेड नहीं रह पाते समय अभाव की वजह से या फिर, लेकिन वहाँ के लोगों को हमने देखा है कि एक एक चीज़ों पे वो अपडेटेड रहते हैं और इंटरनेशनली भी अपडेटेड रहते हैं, नेशनली भी अपडेटेड रहते हैं। तो वो उनका जो नज़रिया है, उनका जो सोच है, बोलते हैं बंगाली लोग बहुत तेज़ होते हैं, तो वो सच में बहुत तेज़ और पढ़े लिखे होते हैं। हर घर में पढ़ा लिखा आदमी आपको मिलेगा। तो वो लोग इस तरह का जो है, जो इधर बिहार में, झारखंड में जो बीजेपी कर पाती है वो बंगाल में नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ के लोग इस तरह के मतलब हिंदू मुस्लिम में बंटने वाला मानसिकता उनका नहीं है। बहुत सेक्युलर स्टेट है। और हमको लगता है कि अभी जो एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी के खिलाफ, और कांग्रेस लगातार जो है गलत चीज़ों को लेके हमेशा मुखर रही है और जनता के जन मुद्दों पे हमेशा हमारे लीडरशिप के द्वारा आवाज़ उठाते रहा गया है। और आप देखिए कि नेशनल फोरम पे हमारे पार्टी लीडर्स जो मुद्दों को रखते हैं, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और बाकी लोग क्या करते हैं सभी लोग देख रहे हैं। तो बंगाल के लोग इन सब चीज़ों पे गौर ज़रूर करते हैं और उसके आधार पे मुझे लगता है कि कांग्रेस का बहुत अच्छा इस मतलब स्थिति होने का संभावना है, क्योंकि कांग्रेस अकेले लड़ रही है। एक और जो चीज़ अभी पिछले दिनों हुई थी संसद में, जहाँ पे स्पीकर के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया था और टीएमसी ने उसको सपोर्ट किया था, क्या वो मैसेजिंग कहीं लग रहा है जो इस चुनाव में भी कोई फैक्टर काम कर जाएगा? देखिए कई ऐसे फैक्टर है, वो फैक्टर तो बहुत स्मॉल फैक्टर है। आप तो जानते हैं कि जो विश्वास प्रस्ताव जो आया तो किस लिए आया। लोकतंत्र जो है उसको बचाना कितना ज़रूरी है। हम लोग भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम लोग भी जिस जन मुद्दा को लेके झारखंड में लड़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग को इन सब चीज़ों को जब नियम से काम नहीं होता, जब संवैधानिक तरीके से पदाधिकारी काम नहीं करते हैं, तो लगता है कि संविधान को बचना बहुत ज़रूरी है। और असंवैधानिक तरीके से अगर कुछ भी होता है तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो लोग न्याय के लिए काफ़ी कंसर्न्ड है, क्योंकि आजकल लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। तो अब मुझे विश्वास है कि बंगाल के लोग, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होते हैं बंगाल के लोग, तो सही निर्णय लेंगे। और जो अभी टीएमसी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लगातार करप्शन केसेस में उनका नाम आ रहा है। आप देखिए कि ईडी इतनी बार गई और मार खा खा के आ रही है बंगाल से। वो लोग फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मानते। बंगाल ऐसा लगता है जैसे बंगाल में ईडी नहीं जाता है, बांग्लादेश में ईडी जाता है। हर जगह ईडी का अलग नियम है। दूसरे प्रदेश में मुख्यमंत्री को भी जेल में डाल देते हैं और उस प्रदेश में फाइल छीन के, और फाइल है सो ईडी से ले लिया जाता है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी खड़े हैं, डीजीपी खड़े हैं, पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारी खड़े हैं, लेकिन होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये सारा चीज़ वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। वो मतलब बाकी लोगों को भले वो चीज़ नहीं दिखे, लेकिन वहाँ के लोगों को दिखता है। थोड़ा मुश्किल होगा कह पाना, लेकिन फिर भी यदि सीटों की संख्या पे पहुँचे तो कितनी सीटें लग सकती हैं जो इस बार बंगाल में आप लोग गेन कर सकते हैं? देखिए ये काम तो हम नहीं करते, क्योंकि हम हमारा पॉलिटिक्स बहुत मतलब मेरा जो प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स का, वो उसमें हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते कि इतना सीट आएगा, ये आएगा, वो आएगा। वो आकलन अगर कोई और करे तो अलग बात है, लेकिन हम बस इतना बता सकते हैं कि पहले से बहुत ही अच्छा पोजीशन कांग्रेस का होने वाला है, क्योंकि पहले अलायंस में और सीट का कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में और फिर वैसे वैसे चेहरे रहते थे जिनका इमेज ख़राब रहता था, जिसके वजह से भी पार्टी मतलब जनता वोट नहीं देती थी, क्योंकि उनको लगता था कि जैसे आप बिहार भी चले जाइएगा, तो हम जिस जगह पे गए थे वहाँ पे लोग बोले कि हम लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, लेकिन मतलब वही है, अलायंस के चक्कर में थोड़ा कांग्रेस का वोट, कांग्रेस को जो मिलता है वोट, वो भी मतलब उससे भी डिप्राइव्ड हो जाता है। तो
अच्छा परफॉर्मेंस होगा पहले से। झारखंड की बात यदि करें तो झारखंड में पिछले यदि 4-5 दिन आपके नज़रिए से किस तरह का रहा? देखिए, हम लोग तो हमेशा ही संघर्ष कर रहे हैं और हर दिन हमारे झारखंड में, हमारे क्षेत्र में किसी ना किसी का घर उस तरह से टूट ही रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आपने देखा पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी का घर टूटते हुए। और जब ये लोग तोड़ते हैं तो इतने असंवेदनशीलता दिखाते हैं ये लोग। ऐसा मतलब पढ़ा लिखा क्या, जाहिल क्या, गवार क्या, सब एक ही फोरम पे हो, मतलब आप देखिए तो सब एक ही हो जाते हैं। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी सभ्य कहलाता है। और इतना असभ्यता से आप जाके और कोई भी कार्रवाई को मतलब बिना कोई नियम का, मतलब गैर कानूनी तरीके से, और उस मामले पे तो जो 2 दिन पहले हुआ उस पे तो कोर्ट में कार्रवाई चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था। एक केस वो किए, एक केस हम किए, अब उस पे सुनवाई चल रहा था। स्टे का जो पिटीशन डाले, उस इनके जो कार्रवाई का जो स्टे लगाने के लिए जो पिटीशन डाले, उस पिटीशन का नोटिस आता है इनको 14 तारीख को, और 19 तारीख को ये घर तोड़ देते हैं। वहाँ पे जवाब देना चाहिए। और हम लोग एक जनप्रतिनिधि है, हम लोग आम आदमी नहीं है, फिर भी इनको शर्म नहीं आता है कि कुछ भी कर रहे हैं हमारे साथ भी। तो इनका मन बढ़ा हुआ है, इनका मन कहीं से बढ़ाया गया है। इनको पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का कहीं ना कहीं तो सहयोग मिल रहा है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब इनके पॉकेट में है सब, पुलिस, प्रशासन, सब सरकार। ये तो ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं। और सिर्फ ये एटीट्यूड में नहीं रहते, इनका कृत भी उसी तरह से दिखता है। ये जब इनको मन करेगा ये 2000 फोर्स लेके किसी का घर तुड़वा देंगे। इनको इतनी पुलिस मिल जाएगी। इतना ताकत क्यों दिखाना? क्या एक घर को तोड़ने के लिए 2000 पुलिस का ज़रूरत पड़ता है? इतनी सारी गाड़ियों का, इतना हूटर, इतना सायरन। मतलब अगर इस तरह का कार्रवाई आप कभी भी देखे हो किसी क्रिमिनल के साथ भी, तो आप एक नाम हमको बता दीजिए। झारखंड में किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इस तरह से इतने सारे गाड़ी अगर गए हैं, इतने सारे पुलिस गाड़ी, सैकड़ों पुलिस गाड़ी और हज़ारों पुलिस अगर गए हैं, और इस तरह का कार्रवाई कोई क्रिमिनल के साथ किए हैं, तो एक उदाहरण बता दीजिए। क्या पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी, मेरी माँ, कोई क्रिमिनल है? वो अकेले थी घर में, सब सही समय देख के चले गए। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी दिल्ली गए थे, हम भी बाहर से जस्ट आए थे, इनको नहीं पता था कि हम आ गए हैं। फिर हम जब तक पहुँचे 1 बजे, तब तक तो पूरा घर टूट चुका था। और मतलब इनका जो असंवेदनशीलता जो जिस हाइट्स पे देखने को मिला, ये बड़ा ही मतलब आश्चर्यजनक है, बहुत ही निंदनीय है। इतना हम कभी किसी दुश्मन का भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से बर्ताव हो। चाहे मेरा विपक्ष भी हो, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ भी ऐसा हो। कोई विपक्ष का भी घर इस तरह से कोई नहीं तोड़े। संवेदनशीलता, मतलब कुछ तो मर्यादा रखना चाहिए। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं क्या सरकार के स्तर पे, या फिर मतलब पिछले कुछ देखिए, दिन? हमने सब कुछ करके देख लिया है। हम अभी कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे। और पूरे सभी को हम 2013 कानून के तहत जो मुआवजा निर्धारण करने का जो हमारा लड़ाई है, क्योंकि आज 2026 हो गया, और आप सोचिए कि 2013 कब हुआ है? 2013, 2014, 15 से शुरू हो गया। नियम है कि 2015 के पहले अगर मुआवजा नहीं दिया है तो 2013 के तहत देना है। इसमें ना डीसी कुछ करते हैं, ना सरकार कुछ करती है, सब गूंगा बहरा हो जाएगा, और तो रैयत कहाँ जाएगा? सरकार के शीर्ष स्तर पे भी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, स्थानीय स्तर पे नहीं बातें सुनी जा रही देखिए, हैं? मेरे पास जो भी फोरम है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल फोरम है, हम तो केंद्र नेतृत्व से लेकर अपने पार्टी के हर फोरम पे रखे हैं अपनी बातों को, और हमको वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। लेकिन स्टेट लीडरशिप इस मामले में कहीं ना कहीं बचते नज़र आ रहे हैं, जो ठीक नहीं है पार्टी के लिए। और इससे पार्टी मजबूत नहीं होगी और कमज़ोर होगी। और शायद इसका पता भी होते हुए अगर ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये लोग पार्टी का भला नहीं चाहते। प्रदेश प्रभारी के राजू से कोई बातचीत?
देखिए, इस प्रक्रिया होने के बाद हमने उनको चिट्ठी मेल कर दिया है, पूरी वास्तुस्थिति बताते हुए, पूरा लीगल तो वैसे पहले भी बताया था, लेकिन फिर पूरा कागज़ को एनेक्स करके हमने उनको सब कुछ बता दिया है, सब कुछ भेज दिया है। फ़ोन पे बात नहीं किया, क्योंकि ये कार्रवाई के बाद हम बहुत आहत हैं और अभी हम बस चिट्ठी लिख के भेजना चाहते थे तो भेज दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोई बातचीत या उनको जानकारी या मैम कल्पना सोरेन के साथ? देखिए, अभी हम कहाँ जा पाएंगे उनसे मिलने के लिए। हमने पहले भी प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पे बहुत प्रोटोकॉल और बहुत सब तरह की चीज़ें हो गई हैं, तो हम अपना एनर्जी जो वहाँ वेस्ट करेंगे, हम अपने पार्टी फोरम की तरफ से ही इन सब चीज़ों को पुश करेंगे। और पार्टी का ये काम है, दायित्व है कि कहीं पे कोई जन मुद्दा पे अगर आपके कोई लीडर लड़ रहे हैं तो उसको ताकत देना, लेकिन अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई बहुत मजबूत स्थिति में है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे और सभी को 2013 का अधिनियम हम के हिसाब से मुआवजा पुनर्वास दिला के रहेंगे। पूर्व मंत्री के खिलाफ जो कार्रवाई हुई पार्टी के स्तर पे, वो कई सवालों के घेरे में है। सवाल तो होना ही चाहिए। ये तो बड़ा ही अजीब है कि आप अचानक से मतलब इतने लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस समय कोई सूद नहीं लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी सूद नहीं लिए, इतना प्रताड़ना चल रहा है हमारा, लगातार पुलिस केस करते रह रहे हैं। साथ साथ केस में पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू जी के साथ पूरे उनके साथ जो रैयत है उन लोगों पे केस मुकदमा जेल सब कंटिन्यूस होते जा रहा है। सबकी सूचना हम लोग देते जा रहे हैं, बावजूद इसके अब ये सब नहीं देख के, और घर टूट गया वो भी नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि घर टूटने के बाद क्या बोला, क्या रिएक्शन आया, क्या प्रतिक्रिया आया। तो घर टूटने के बाद क्या हम बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है, घर टूट गया वो नहीं दिख रहा है। घर कैसे तोड़ा, कैसे असंवेदनशीलता से मेरी माँ के साथ पेश आया वो नहीं दिख रहा है। आपको हम क्या आह कर रहे हैं, किसको हम किस पे नाराज़ हो रहे वो दिख रहा है। अच्छा, ये अनुशासन का बात है तो एक पक्षीय होता है क्या? अनुशासन ये नहीं होता है कि आप अपने वर्कर को परेशानी में ढकेल के, परेशानी में छोड़ के रखे हो। अनुशासन ये नहीं होता है कि आप कोई कमेटी बनाए तो उसका बैठक होना चाहिए, उसको उन लोगों को फील्ड में जाना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए। अनुशासन ये नहीं होता है। अच्छा, इतने सारे विधायक मंत्रियों को तरह तरह से मीडिया में आके कई चीज़ बोलते रहे। क्या हमारे कांग्रेस के मंत्री मतलब लोकप्रिय नहीं है क्या? उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं? मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तभी के लिए ये अनुशासन समिति है, बाकी चीज़ के लिए नहीं है। तो ये डिक्टेटरशिप है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी में फुल डेमोक्रेसी रहा है और यहाँ पे हमारा जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है वो जायज़ है। हम लोग इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि कैसे जायज़ है, हम लोग को कैसे छोड़ दिया गया, हम लोग कैसे अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा नाराज़गी नहीं निकलेगा। पुलिस मंत्री कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और उसके बाद इतना सारा पुलिस फोर्स आ जाता है हमारे घर में, तो जितना थाना नहीं है उससे ज़्यादा गाड़ी है, उससे ज़्यादा पुलिस फोर्स है। पूरा थाना मिला के इतना फोर्स नहीं है वहाँ पे। और रामनवमी के समय जहाँ पे पुलिस सब लगा रहता है विधि व्यवस्था में, वैसे समय में अगर ये ऑपरेशन को करने के लिए भेजा गया, घर तोड़ने के लिए, तो ये तो खुद से नहीं आ गए। जो पुलिस मंत्री है उनको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? अगर पुलिस मंत्री अगर कोई दूसरे रहते, अगर इरफान अंसारी रहते पुलिस मंत्री, तो उनको बोलते। जो जिस विभाग के मंत्री रहेंगे उस पे हम टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। और जब उनके द्वारा, उनके इशारे पे सब चीज़ हो रहा है, क्योंकि उनका विभाग है तो उनके इशारे पे हो रहा है, तो क्या हम जो समझने वाला चीज़ है वो नहीं समझेंगे? स्थानीय स्तर पे पार्टी के स्तर से कोई मदद मिली अब तक? देखिए, सारा चीज़ आप लोगों के बीच में है। क्या मदद मिली और क्या हुआ है, क्या कार्रवाई हुआ है, सारा चीज़ आप लोगों के बीच में आ ही चुका है। अभी तक तो कोई भी मदद नहीं मिला है। हम तो कोर्ट में ही लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जितना ताकत है शरीर में, जितना सांस है, जितना
जीवन है, हम लड़ेंगे और इस लड़ाई का हमने संकल्प उठाया है। ये संकल्प मेरा और मजबूत होता जा रहा है। इतना अन्याय देखेंगे तो कैसे हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। हमको तो और भी ताकत से इसको लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि हम सक्षम होते हुए भी हमारा घर टूट रहा है। तो हमको जो दर्द हो रहा है, आप सोचिए कि जिसके पास कुछ नहीं है उसका जो घर टूट रहा है, तो सोचिए कि उसका क्या टूट रहा है। वो कैसे, मतलब इस तरह का गुंडागर्दी जो हमारे साथ हो सकता है, तो आप सोचिए कि रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कितना गुंडागर्दी करते होंगे ये लोग। एक आखिरी सवाल, जो जैसा पूर्व मंत्री के साथ या आपके पिता के साथ हुआ, क्या वो पार्टी के स्तर पे वैसी कोई कार्रवाई क्या आपके साथ भी ऐसी हो सकती है क्या इसके बाद? देखिए, अब ये तो पार्टी का बात है कि पार्टी समझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन पार्टी को थोड़ा ज़मीनी हकीकत से भी के आधार पे भी चलना चाहिए कि उनके लिए वो अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसका असर पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। कि कोई कुछ बोल देगा और वो निर्णय ले लेंगे और उससे मतलब इनको कोई, मतलब ये सारा चीज़ जो हुआ है इससे तो कोई हमको पॉजिटिव नहीं दिखा है, बल्कि नेगेटिव दिखा है। जनता तो मेरे साथ है और बाकी और मुझे समर्थन मिल रहा है ये सब चीज़ों के बाद। तो ये सब चीज़ों से निश्चित रूप से, मतलब जो लोग ये सब निर्णय लिए हैं उससे पार्टी का नाम खराब हुआ है। कांग्रेस के साथ कल थे, आज हैं और कल भी? देखिए, कांग्रेस में ऐसे लोग कांग्रेस के नहीं हो सकते जो किसी के बोलने पे, किसी के दबाव पे कोई भी ऐसा निर्णय ले ले जो पार्टी को कमज़ोर करे। ऐसे लोग कांग्रेस ही नहीं हो सकते। तो हम इन सब चीज़ों के लिए, अपना सम्मान के लिए, जो जितना हमको जलील किया गया है, या पार्टी में जो यहाँ के जो प्रदेश कांग्रेस के लोग जो गलत किए हैं, उसको तो जवाब देना पड़ेगा और उसको सही फोरम पे उनको भी जवाब, हम हर हाल में इंश्योर करेंगे कि उनको भी जवाब मिले। एक जो आम कांग्रेसी या एक झारखंड की आम जनता जो आपसे अब उम्मीद कर रही है, आप उनको क्या एक दिलासा देना चाहेंगे इस पूरे लड़ाई के बाद, कह लीजिए, या इस पूरे मामले के बाद? देखिए, हम बहुत जेन्युइनली इश्यूज़ पे जो लड़ रहे हैं तो हम बहुत ईमानदारी और स्ट्रांगली लड़ रहे हैं। देखिए, कई लोग हैं जो चुप रहते हैं क्योंकि उनको सत्ता का ये चाहिए, फ़ायदा चाहिए या सत्ता का लाभ चाहिए। हम, अगर मेरा सरकार है, हम चाहते तो चापलूसी कर सकते थे, हम चुप रह सकते थे और ये सोच सकते थे कि मेरा बहुत सारा काम सरकार में हो सकता है। लेकिन हम अगर कोई गलत चीज़ को भी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं और प्राथमिकता अपने लोगों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए जनता सबसे पहले है। अब देखिए, बीजेपी के जितने भी विधायक सांसद हैं, हिम्मत है बीजेपी के खिलाफ बोलने का, या हिम्मत है ये बोलने का कि हमारी सरकार ने ये गलत काम किया है या गलत हो रहा है हमारे सरकार का ये निर्णय। लेकिन हम लोग है कि कोई भी गलत चीज़ को रेज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनता के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। हमें आज विधायक या हमें जो ये पहचान मिला है वो सबसे पहले जनता की वजह से मिला है। तो उनके लिए ही मरना मिटना है, उनके लिए ही सब झेलना है, उनके लिए अगर जलील भी होना पड़े तो ठीक है, लेकिन सर उठा के जीना है। क्योंकि सम्मान और आत्मसम्मान का विसर्जन करके या परिवार का सम्मान का विसर्जन करके राजनीति हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अम्बर जी। मुझे लगता है शायद अब दर्शकों के लिए और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बातें अम्बर प्रसाद ने कही हैं, ना सिर्फ वो झारखंड के लिए बल्कि झारखंड के ज़मीनी मुद्दों के लिए, झारखंड के ज़रूरी संघर्ष के लिए, या जो आम व्यक्ति का जो लड़ाई है, आम व्यक्ति की लड़ाई है झारखंड के मुद्दों को लेकर के, झारखंड की ज़रूरतों को लेकर के, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो विस्थापन की बात या जो चीज़ों के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के, तो आप तय कीजिए जो अम्बर प्रसाद की बातें और अम्बर प्रसाद के उठाए गए मुद्दे कितने सही हैं और पार्टी का सहयोग उनको किस रूप में मिल रहा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं शैलेंद्र, आप देख रहे थे। शुक्रिया।